नमस्कार दोस्तों, क्रैक पीपीएससी यूपीपीसीएस में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और माँ सरस्वती आपको आने वाली परीक्षा में सफलता दें दिलवाएं और हमें भी दें सफलता, यही कामना करेंगे। तो चलिए, डिस्कशन शुरू होने से पहले आपको बता दूं कि आज रात 9 बजे से आपको टेलीग्राम पर सेशन रखा गया है, लाइव सेशन। अब जब जिन व्यक्तियों को 70वीं बीपीएससी से या 71वीं बीपीएससी पीटी मेंस के से डाउट हो तो आकर पूछ सकते हैं। आपको इसमें टॉपरों द्वारा आपको मेंटरशिप दी जाएगी फ्री में। और साथ ही साथ आप बता दें कि आप क्रैक बीपीएससी यूपीपीसीएस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिसकी लिंक इसके वीडियो में मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, उस जीएस पेपर 2 का हम लोग कॉपी डिस्कस कर रहे थे, उसमें हम लोग पॉलिटी का क्वेश्चन देख लिए थे, दीदी का और मेरा। अब देखते हैं यहाँ आज के वीडियो में देखेंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चन और साइंस टेक का। चलिए पहले साइंस टेक का स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन शॉर्ट कि भारतीय मानसून तंत्र की क्रियाविधि और विशेषताओं का विश्लेषण करना था। ठीक है, विश्लेषण करना था किसका, कि क्रियाविधि मैकेनिज्म क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका। ठीक है, तो इंट्रो क्या लिख रही है कि भारतीय मानसून जलवायु से प्रभावित है, जहाँ जून में मानसून भारत में प्रवेश करता है एवं यह अक्टूबर तक भारत से वापस चला जाता है। ठीक है, बता दें कि कब को प्रवेश करता है, कब आता है मानसून। ठीक है, और क्रियाविधि इसकी विशेषताएँ क्या है। भारत में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में यह 2 भागों में बढ़ जाता है। हिंद महासागर के उत्तरी भाग है ना, हिंद महासागर के उत्तरी भाग कहने का मतलब क्या है, यहाँ जो मेडागास्कर के तट पर वहीं बता रही है। तो बढ़ जाता है, पश्चिमी शाखा से पश्चिमी भागों में वर्षा होती है। ठीक है, और उत्तर पूर्वी शाखा से पूर्वोत्तर क्षेत्र में वर्षा होती है। ठीक है, जबकि कर्क रेखा को दक्षिणायन होने लगता है तब मानसून भारत से वापस पीछे हटने लगती है और तमिलनाडु के तट पर आकर अक्टूबर में वर्षा होती है। ठीक है, तो वहीं बता रही है, मानसून को दर्शा दिए चित्र से। 2.5 नंबर, यहाँ विशेषता नहीं लिखी है यहाँ, इसीलिए 2.5 नंबर मिला इनको। विशेषता भी पूछ रहा था, ये तो मानसून का क्रियाविधि बताई कि कब कब आता है, कब जाता है। ठीक है, तो इसीलिए 2.5 नंबर मिला, ना कंक्लूजन। ठीक है, देखिए, भारत में ऊर्जा के स्रोत बताना था कि क्या है, घरेलू मांग के लिए पर्याप्त है कि नहीं। ठीक है, 1 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन, भारत के लिए संभावित वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत क्या है। 3 क्वेश्चन 8 नंबर, तीनों पहलू बताना था। ठीक है, ऊर्जा के स्रोत बताएंगे कि परमाणु ऊर्जा, ताप ऊर्जा, जीवाश्म, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। ठीक है, भारत के लिए संभावित वैकल्पिक स्रोत, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा, जिसके अंतर्गत पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा है। ठीक है, भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा मांग 1255 किलोवाट। ठीक है, बिहार में 29 किलोवाट, जो 2021 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार था। ठीक है, इसलिए मैं इसे ध्यान रखते हुए सौर ऊर्जा के साथ परमाणु ऊर्जा पर भी ध्यान में रखिए। 2.5 नंबर। ठीक है, देखिए आगे, भारत में पर्यटन उद्योग की स्थिति की विवेचना कीजिए तथा इसके भविष्य का विश्लेषण कीजिए। क्या भविष्य पर्यटन उद्योग का है। ठीक है, तो बता रही है, भारत भौगोलिक विविधता वाला देश है, जिस कारण यहाँ पर्यटन की अपार संभावना है। भौगोलिक विविधता अधिक है, इसलिए पर्यटन अपार संभावना है। ठीक है, हाल ही में जारी वैश्विक पर्यटन सूची में 2022 में भारत की स्थिति 8वें स्थान पर थी। ठीक है, पर्यटन उद्योग की स्थिति। ठीक है, तो देखिए, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क, मैंग्रोव पार्क में घूम सकते हैं, समुद्री तट गोवा। ठीक है, पुराने मंदिर विरासत। ठीक है, बता रही है, अन्य धार्मिक स्थल जैसे ताजमहल। ठीक है, बढ़ावा देने के प्रयास का देखो अपना देश, स्वदेश दर्शन योजना। ठीक है, जिम्मेदारी थी, भारत में पर्यटन के भविष्य का निवेश बढ़ाया जाएगा, आम वृद्धि, विदेशी मुद्रा, रोजगार बढ़ेगा। इसका महत्व है, कहने का मतलब ये महत्व है इसका। ठीक है, वही पर्यटन और बढ़ने की संभावना, इसलिए इस सरकार को एवं पब्लिक दोनों को साथ मिलकर पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था बन सके भारत। 3 नंबर। ठीक है, अब देखिए, अनुसूचित जाति जनजातीय की जनसंख्या के वितरण का वर्णन कीजिए तथा सामाजिक आर्थिक दशाओं के स्तरों पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, एक तो बताना SC ST का क्या है वितरण बिहार में,
और दूसरा बताना है कि इनका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। ठीक है, तो देखते हैं। बिहार में जातीय जनगणना में यह पाया गया कि अनुसूचित जाति 19% तथा अनुसूचित जनजाति 1.6% है। ठीक है, देखिए ये कहने का मतलब क्या, कौन सा डाटा है, 2011 वाला नहीं, जो बिहार का ऑथेंटिक डाटा भी आया था उसका है। ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया बात है कि दे रही है, बता रही है कि कौन कौन है। ठीक है, कितना है यहाँ देखिए। पॉलिटी वाला भी क्वेश्चन में देखी थी कि दीदी पाई गई थी, चार्ट बनाई थी, उसी तरह अभी भी यहाँ बता रही है। ठीक है, SC/ST के आर्थिक सामंजस्य क्या है। यह समुदाय अभी भी समाज की मुख्य धारा में पूरी तरह से नहीं जुड़ पाया, जिसके लिए बिहार सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है। देखिए यहाँ पर दशाएं बताना चाहिए था ना इनको कि क्या क्या दशाएं, कि गरीबी है, बेरोजगारी है, सामाजिक पिछड़ेपन है, कहने का मतलब वही। अब प्रयास बता रही हैं कि क्या क्या करना क्या है। सरकारी सेवा में आरक्षण की व्यवस्था, पंचायत में आरक्षण की व्यवस्था, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को उद्यमी योजना। ठीक है, 3 नंबर। ठीक है, अब देखिए, भारत के प्रमुख भौतिक विभागों में विभाजित करना था। उस प्रदेश का वर्णन किए जिसमें बिहार राज्य का भूमि सम्मिलित है। पहले बांटना था कि क्या है, कहने का मतलब बिहार भारत में, ठीक है, कहाँ कौन कौन से भौतिक प्रदेश से प्रमुख और बिहार कहाँ स्टैंड करता है वही बताना था। ठीक है, तो बताइए, भारत में हिमालय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, ठीक है, अरावली क्षेत्र, दक्षिण पूर्व पठारी क्षेत्र। देखिए उस समय टाइम रहता नहीं है, आपको 60 पेज लिखना है और टाइम नहीं रहता है, इसीलिए ऐसा हैंड राइटिंग ये बनता है मैप। इसलिए आप लोग भी लिखते होंगे तो पता चलता होगा कि कितना टाइम मैनेज करना मुश्किल होता है, एग्ज़ाम का प्रेशर अलग रहता है। ठीक है, तो वही बता रही हैं कि बिहार भारत के मैदानी क्षेत्र में अवस्थित राज्य है, जहाँ की जलवायु उपोष्णकटिबंधीय एवं मृदा जलोढ़ है। ठीक है, यह राज्य अपने उत्तरी भाग में सदाबहानी नदियों से आच्छादित है। ठीक है, इस तरह यह हम देख सकते हैं कि बिहार मैदानी क्षेत्र को एक उपजाऊ क्षेत्र, 2.5 नंबर। ठीक है, अब देखिए इनका लॉन्ग क्वेश्चन से सीखने का मिलता है, जो हम मेरे में कमियां थी। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था कि बिहार को जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करना था, कि पहला क्वेश्चन। ठीक है, राज्य में कृषि जलवायु क्षेत्र को किस प्रकार और कितने भागों में विभाजित किया गया है, दूसरा क्वेश्चन। देखिए इसका पहला क्वेश्चन की कारक क्या है, हाँ, और दूसरा है कि जलवायु को किस प्रकार कितने भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, यहाँ साल में कितने मौसम है, 3 क्वेश्चन, और इस मौसम और कृषि पर प्रभाव का विवेचना कीजिए, 4 क्वेश्चन। चारों क्वेश्चन का देना था आपको आंसर इसमें। ठीक है, भारत में बिहार भारत के पूर्व में राज्यों में से स्थित एक राज्य है, जिसके अक्षांशीय विस्तार 24, 20, 10, 27, 15, 30 था। 30, 15 नहीं, 27, 30, 15 की 27, 15, 30 से समथिंग होगा। ठीक है, कि विषय ये हिमालय की गिरिपात में स्थित शिवालिक के दक्षिणी भाग में है, जिस कारण इसकी जलवायु प्रभावित होती है। ठीक है, अब देखिए जल बिहार के बता दें कि क्या है, बिहार स्टैंड करता है, इसका अक्षांशीय आदेशांतरी विस्तार क्या है, कोपेनहेगन वर्गीकरण। देखिए जलवायु से तात्पर्य किसी क्षेत्र की औसत मौसमी दशा से। बिहार के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, कोपेनहेगन जलवायु वर्गीकरण CWG के अंतर्गत आता है। CWG AW। ठीक है, CWG कौन था जी, उत्तरी भाग, AW दक्षिणी भाग। प्रभाव को जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से है, एक है अक्षांशीय स्थिति बता रही हैं। ठीक है, समुद्र तल से दूरी। ठीक है, भौगोलिक अवस्थिति। ठीक है, बिहार एक मैदानी क्षेत्र जो शिवालिक हिमालय के दक्षिण में स्थित है। देखिए ऐसे ही एक कर लिखना है उसके बारे में। बिहार में अब बता दी 3 को। बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र कौन कौन सा है, 3 भागों में बांटा गया है, उत्तर पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र, उत्तर पूर्व कृषि जलवायु क्षेत्र, दक्षिण कृषि जलवायु क्षेत्र। इसका 2 गो पार्ट भी है, A, B। ठीक है, इस कृषि जलवायु क्षेत्र को मिट्टी उर्वरता, जल की उपलब्धता तथा सार्वजनिक के आधार पर बांटा गया है। देखिए कैसे, यहाँ बता रही हैं कि 13 जिले, 8 जिले, 6, 17। ठीक है, बहुत बढ़िया यही है। देखिए 13 जिले में तिरहुत प्रखंड, सारण, दरभंगा, मुंगेर इत्यादि हैं। 8 जिले में पूर्णिया, कोसी, मुंगेर। 17 जिले में मुंगेर, भागलपुर, मगध, पटना। ठीक है, बहुत बढ़िया। 3 मौसम, बरसात, ठंड। पूछ रहा था कि कितने भी ऋतु मौसम में पाई जाती है। इन मौसम में कृषि पर प्रभाव क्या होती है, किसी ऋतु में कृषि फसल में रबी फसल बोई जाती है,
ग्रीष्म ऋतु में खरीफ की फसल बोई जाती है, बरसात में ये फसलें बोई जाती हैं। अन्य प्रभाव क्या हुआ कि यहाँ बाढ़ की स्थिति आती है, ग्रीष्म ऋतु में सुखाड़ की स्थिति आती है, ठीक है, दक्षिण बिहार में। आगे क्रिया क्या करनी चाहिए, सरकार के नदी जोड़ो परियोजनाओं को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। सूखाग्रस्त क्षेत्र को हम क्रॉप को बढ़ाना। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कृषि पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, जिससे कि खाद्य सुरक्षा बढ़ा भी सकता है या संकट भी कर सकता है, घटा भी सकता है। 22 नंबर बहुत बढ़िया नंबर इनको, क्योंकि सभी एस्पेक्ट को पहलू कवर की थी। आज जो डिस्ट्रिक्ट को लिखी थी ना बिहार के बांटकर, वो भी बहुत बढ़िया था। सीखना है कि मैपिंग के भी देखिए, इसमें था ना कि अब की बार क्वेश्चन में पूरा ज्योग्राफी पूछा था। 69 के क्वेश्चन में हम लोग ज्योग्राफी को एक्सेप्ट नहीं कर पाए रहे थे कि पूछेगा। इकोनॉमिक्स सब कोई पढ़ के गया था, क्योंकि हमेशा इकोनॉमिक्स पूछता है यहाँ, ठीक है। लेकिन ज्योग्राफी पूछ दिया, क्योंकि अभी बीपीएससी का कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो सबका तैयारी करके हम जाए हम लोग। देखिए ट्रिकल डाउन थ्योरी तो किसी को उतना आता था नहीं, यूपीएससी का ही सिलेबस है कि ट्रिकल डाउन थ्योरी कहने का मतलब क्या होता है ना, कि ऊपर से जब हम लोग विकास करेंगे योजनाओं के ना, तो नीचे अपने आप गरीबी मिट जाएगी, ठीक है। सब्सिडी देंगे कंपनियों को तो नीचे विकास होगा, वही ट्रिकल डाउन थ्योरी है। लेकिन इसमें नहीं, ये हम लोग लिखे थे कि भारत की मानसून प्रणाली, इसके प्रभाव, प्रकार, जलवायु परिवर्तन, वितरण, समानार्थी शब्द, पूर्वी जेट और पश्चिमी जेट स्ट्रीम व्यवहारता, इसमें 7-8 क्वेश्चन समझ जाइए कितना है, और सब पहलुओं को टच कीजिएगा तब नंबर मिलेगा। अच्छा, वही बता रही है कि भारत की जलवायु मानसूनी प्रकृति के अधिकांश वर्षा मानसूनी वर्षा से होती है। विस्तार बताती है भारत के अक्षांशीय देशांतरीय कितना है, 22 नंबर इसमें मिला है उनको। मानसून प्रणाली तो बता दी कि कैसे मानसून प्रणाली काम करता है। जून में आती है मानसून, अक्टूबर में जाती है, वहीं लिखी है। ला नीनो प्रभाव पड़ने वाले, ला नीनो अल नीनो, ठीक है। मानसून के 2 प्रकार होते हैं, जिससे आगे जाकर अलग अलग शाखाओं में बांटा जा सकता है, ठीक है। देखिए दो, एक दक्षिण पश्चिम मानसून और दक्षिण पूर्वी मानसून। बहुत ही बढ़िया डायग्राम ये सब है, मेरे में कॉपी में ये सब मिसिंग था, इसीलिए नंबर कम आया, ठीक है। क्योंकि हमें जल्दी में थे और डायग्राम दिमाग में अभी नहीं किया मैपिंग, इसीलिए। क्योंकि सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को लिखा था साइंस का, देखिएगा तो, फिर लिखा पॉलिटी, फिर लास्ट में ही लिखा था, तो टाइम उतना ही नहीं बच पाया, तो दिमाग नहीं चल पाया उतना, इसीलिए डायग्राम बहुत मिसिंग था मेरे में, ठीक है। तो वहाँ पर देखिए, आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, यही गलतियाँ थी मेरी, जिससे और कम नंबर मिला है, ठीक है। तो वहीं बता रही हैं कि कैसे दक्षिण पश्चिम मानसून आ रहा है हिंद महासागर के से, दक्षिण पूर्वी मानसून है जो पूर्वी भाग से, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ जाती है केरल के तट में, हाँ, गुजरात तट पर अरावली के समांतर 3 भागों में भी बढ़ जा रही है। और दक्षिण पूर्वी मानसून, इसमें बिहार में मुख्यतः वर्षा होती है, ठीक है। मानसून का जलवायु परिवर्तन प्रभाव बता रही हैं कि क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत में जल संकट, सूखा की स्थिति, बाढ़ की स्थिति आएंगी, ठीक है। मानसून का वितरण बता दी कि वही था। तीसरा शाखा अरावली क्या, ठीक है। दक्षिण पूर्व शाखा आगे चलकर बिहार बंगाल में प्रवेश कर रही है, ठीक है। समानार्थी शब्द पूछ रहा था, ठीक है। मानसून का पहले होने वाली वर्षा को ग्रीष्म में प्री मानसून कहते हैं, जिसे आम्र वर्षा केरल, चौखटी काल वैशाखी बंगाल में कहते हैं, ठीक है। एक बार क्वेश्चन भी पूछ चुका था 68 बीपीएससी में, आप लोगों को पूछा था, सॉरी 67 बीपीएससी में पूछा था कि आम्र वर्षाएँ या फूलों की बौछार कहाँ कहते हैं, ठीक है। पूर्वी जेट स्ट्रीम की क्षोभमंडल में क्षैतिज दिशा में चलने वाली हवाओं को जेट स्ट्रीम कहते हैं। पूर्वी जेट स्ट्रीम तिब्बत के पठार किससे आने वाली जेट स्ट्रीम कहते हैं। भारत में मानसूनी वर्षा के बढ़ाने में काम करते तथा मानसून के बढ़ते रहे, ठीक है। पश्चिमी जेट स्ट्रीम भी, पश्चिमी जेट स्ट्रीम कहाँ से आती है, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से चलने वाली हवाएं होती है जो भारत में रहती है, और यह मानसून के लेट कारण बनती है, जो यह शीतकालीन वर्षा कराती है जी, पश्चिमी मानसून, ठीक है। पश्चिमी मानसून इस लेट का कारण नहीं है यहाँ। इस प्रकार हम देख सकते, देखिए पीएससी क्या करता है ना कि आपको घेरता नहीं है गलत, नंबर काट लेता है डायरेक्ट। कभी कभी घेरेगा नहीं कि लास्ट में नंबर काट लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए आपको लगता होगा कि देखते नहीं हैं उनको भी, लेकिन देखते हैं,
एग्जामिनर डायरेक्ट नंबर काटते हैं, इसे गोल कम घेरते हैं। ठीक है, तो वहीं बता रहे हैं कि इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मानसून प्रणाली विभिन्न तत्वों को प्रभावित होती रहती है। देखिए इनमें कर कितना नंबर मिला था, 22 नंबर। को पेज था लिखना है। आप पेज आप लोग पूछते हैं ना, देखिए 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज 5 पेज 6 पेज, 6 पेज में आंसर देना था। कहने का मतलब 5 पेज कर सकती हैं। ठीक है, तो मेरा कॉपी देखा जाए ज्योग्राफी का, मानसून के क्रियाविधि और विशेषताओं का विश्लेषण करना था। ठीक है, तो मानसून एक अनिश्चित रूप से जटिल तंत्र है। ठीक है, क्रियाविधि यह भारत के मलाबार तट पर 1 जून को 10 तक समान रूप से देती है। तो हाँ, तो तमिलनाडु राज्यों को सभी राज्यों में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। ठीक है, लौटती मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है। विशेषता क्या है, अनिश्चितता का विद्वान होना, एल नीनो से प्रभावित होने पर देरी, ला नीनो से प्रभावित होने पर समान से अच्छी वर्षा, बाढ़ और सुखाड़ का कारण बनना। ठीक है, 3 नंबर। कंक्लूजन नहीं लिखे थे। अब देखिए यहाँ के ऊर्जा के स्रोत बता दिए कि कौन कौन सी ऊर्जा के स्रोत कितना है। अभी डायरेक्ट इतना पूछ रहा था कि क्या पूर्ति कर या नहीं, बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिक मांग के कारण पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, नहीं है तो क्या कीजिएगा, वैकल्पिक ऊर्जा अपनाइएगा। क्या क्या, भूतापीय ऊर्जा, महासागरीय बायोइथेनॉल, अपशिष्ट ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। ठीक है, 3 नंबर। अब देखिए भारत के पर्यटन उद्योग की स्थिति करना था, भविष्य का विश्लेषण करना था। ये सब क्वेश्चन हम लास्ट में लिखे हैं। आपको बता देना कि साइंस लिखे हैं पहले हम, साइंस में मेरा राइटिंग ठीक होगा, उससे अच्छा थोड़ा गिरेगा पॉलिटी में। ये सबसे लास्ट में लिखे थे हम, इसलिए इसे अक्षर आया इतना जल्दी जल्दी। भारत विश्व में पर्यटन की दृष्टि से 13वां स्थान पर, जो पर्यटन की चिंता का विषय है। ठीक है, पर्यटन क्षेत्र के भविष्य क्या क्या, स्वास्थ्य पर्यटन, संस्कृति पर्यटन, हरित पर्यटन, नदी पर्यटन। ठीक है, उपयुक्त क्षेत्रों में भारत का पर्यटन लाभ उठा सकता है, जिससे लाभ होंगे। कौन कौन से लाभ होंगे, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, सॉफ्ट पावर बढ़ेगी, निर्यात में वृद्धि होगी, रोजगार सृजन होगा, आर्थिक समृद्धि होगी। 3 नंबर, तीनों पर टच किए। और देखिए जातिगत जनगणना के अनुसार तो अनुसूचित जाति इतना परसेंट है, अनुसूचित जनजाति इतना परसेंट है। ठीक है, इन जातियों का निवास कैमूर, गया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। ठीक है, और दशाएं क्या थी उनकी, अधिक निरक्षरता का होना। ठीक है, कम सामाजिक विकास, स्वास्थ्य संबंधी चिंता, आधारभूत मूलभूत सुविधाओं का अभाव। ठीक है, अधिक गरीबी और बेरोजगारी का होना। इस प्रकार SC ST वर्गों में सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन देखने को मिलता है। ठीक है, तो वही 3 नंबर, 3.5 नंबर। अब देखिए भौतिक विभाजन कर दिए, यहाँ पर हम मैप दर्शा देते ना, ठीक रहता है, लेकिन मैप टाइम ही नहीं मिला। डायरेक्ट लिख कर मैदानी पठार, मैदानी पर्वतीय पठार, मरुस्थलीय भाग, उत्तर पूर्व पहाड़ी भाग। ठीक है, बिहार भारत के गंगा और उसके सहयोगी नदियों, मैदानी भाग के साथ साथ बिहार के दक्षिण भाग रोहतास, कैमूर, विंध्य पर्वत में आते हैं, मुंगेर, गया, धारवाड़ क्षेत्रों में आते हैं, तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जैसे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवालिक भागों में आते हैं। देखिए सब हम बता दिए कि जो दक्षिणी भाग है ना, तो क्या थी, विंध्याचल रेंज में आ रहा है, इधर शिवालिक रेंज में। तो यहाँ हमको मैप बना देना चाहिए था, न तो आधा नंबर और मिलता, 4 मिलता है, तो 3.5 मिला है। ठीक है, इसे मैप जरूरी है। वही है कि बिहार को जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, कितने क्षेत्रों में बटा गए, कितने भाग है, मौसम कितने प्रकार के पाए जाते हैं, कृषि पर प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक है, तो बिहार एक जलवायु प्रभावित राज्यों में से एक। बिहार के उत्तरी भाग बाढ़ से पीड़ित रहता है, वहीं दूसरी भाग सूखा से पीड़ित रहता है। वहीं लिखे हैं करने वाले कारक कौन है, तो पश्चिमी विक्षोभ, महासागर से उत्पन्न विक्षोभ शीतकाल में बिहार में वर्षा कराती है। लाल नीनो, पूर्व प्रशांत महासागर में लाल नीनो की स्थिति होने से बिहार में अच्छी वर्षा होती है। ठीक है, एल नीनो, इसमें मानसून देरी से आती है। ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ते ग्रीन हाउस सोर्सों से तापमान में वृद्धि होती है। हीट वेव, अधिक मैदानी इलाकों में तापमान होने से हीट वेव की स्थिति बन जाती है। ठीक है, कृषि जलवायु क्षेत्र, तो तुम्हें बताएं 3, उत्तर पश्चिमी कृषि क्षेत्र, उत्तर पूर्व कृषि क्षेत्र, दक्षिण कृषि जलवायु क्षेत्र। दक्षिण पूर्व में 2 भाग 3 के अब बता दिए थे मैप से कि कौन कौन से कहाँ कहाँ के हैं। ठीक है, अब देखिए उत्तर पश्चिमी जलवायु कृषि क्षेत्र में चावल, गेहूं, गन्ना का मुख्यतः खेती के साथ फलों की खेती होती है। उत्तर पूर्व कृषि क्षेत्र में मुख्यतः मक्का, जूट की खेती होती है, क्योंकि उत्तर पूर्व कृषि क्षेत्र में पूर्णिया, कटिहार ये सब आता है ना, तो वहाँ पर मक्का, जूट ये सब ज़्यादा होता है, वहीं लिखे हैं। दक्षिणी कृषि जलवायु गेहूँ, दाल, तिलहन, सब्जियों की खेती की जाती है। ठीक है, मौसम, शीत ऋतु में खेती
रबी फसलों की गेहूँ की, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में गन्ना उगाया जाता है, वसंत ऋतु में फूलों की खेती की जाती है, वर्षा ऋतु में धान की खेती की जाती है। ठीक है। मौसम के कृषि पर प्रभाव क्या है? मौसम अनिश्चितता से कृषि पैदावार कम होना, सूखा आने पर फसलों की बर्बादी, शीत ऋतु में वर्षा होने पर रबी फसलों की बर्बादी, समय पूर्वक वर्षा न होने पर फसल का उत्पादन कम होना, हीट वेव से फसलों का नकारात्मक प्रभाव। इस प्रकार मौसम कृषि पर निश्चित कर प्रभाव जिससे बिहार की खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है। इसलिए हम विज्ञान और तकनीक का उपयोग कर कृषि, जलवायु और मनुष्य के प्रभाव को कृषि और मानसून के प्रभाव को कम कर सतत समय से बिहार की कल्पना कर सकते हैं। 14 नंबर मिसिंग था, क्यों? या 14 नंबर मिलने का कारण ये था मैपिंग अच्छा से नहीं किया हम। कृषि के क्षेत्र था ना जो, वो अच्छा से दर्शाए नहीं जिला वाइज। ठीक है, वही एक पेज बच गया मेरा, पेज भी मैंने रखता है। भारत की मानसून प्रणाली, सभा प्रकार, जलवायु परिवर्तन, ये सब बात था। तो वहीं लिखे भारत की मानसून प्रणाली अनिश्चितताओं से भरी हुई विभिन्न परिवर्तनों के आधारित है जो भारतीय कृषि को समय से प्रभावित करती है। इसलिए भारतीय कृषि को मानसून की जुआ की संज्ञा दी गई है। ठीक है, बताएंगे प्रकार क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून, देखिए और उत्तर पूर्व मानसून। तो ये सब बातें वही हैं कि तमिलनाडु, ये सब राज्यों में नहीं होती है वर्षा, छोड़कर पूरे भारत में होती है। 1 जून को प्रवेश करती है उत्तर पूर्व राज्यों में ये लौटती मानसून। स्वभाव क्या है कि अनिश्चिततापूर्ण है, प्रशांत सागर एल नीनो के कारण मानसून में देरी होती है। और जलवायु परिवर्तन बता दिए कि जलवायु परिवर्तन क्या है। ठीक है, और जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन से भारतीय मानसून प्रभावित होती है। बता दिया कि 2030 तक IMD के 22% कम वर्षा होने का अनुमान है। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र जेट स्ट्रीम के बारे में बताए हैं। यह मानसूनी हवाएं होती है जो क्षोभमंडल के ऊपर पूर्वी दिशा की ओर और पश्चिम दिशा की ओर चलती है। पश्चिमी जेट स्ट्रीम के कारण भारत में शीतकाल में वर्षा होती है। यह उत्तर भारत में शीतकाल में ओलावृष्टि के कारण भी बनता है। ठीक है, इस प्रकार इसमें कितना नंबर मिला है? 19 नंबर। क्यों में 2-3 गो यहाँ पर पॉइंट मिसिंग था मेरा। जो क्वेश्चन में ये था ना समानार्थी शब्द और मैपिंग, इसीलिए 19 नंबर मिला, उनको 22 मिला था। चलिए साइंस का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाए। साइंस में देखिएगा तो राइटिंग ठीक रहेगा मेरा, क्योंकि सबसे पहले वहीं लिखे थे हम। 45 मिनट लग गया था तभी साइंस लिखने में। 2 क्वेश्चन। आधुनिक समाज में कंप्यूटर की क्या भूमिका है? कंप्यूटर आधुनिक 21वीं सदी का एक महत्वपूर्ण उपकरण में से है जिसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में है। ठीक है, आधुनिक समाज और कंप्यूटर का प्रयोग कर समाज के विभिन्न वर्गों से ऑनलाइन बात कर सकते हैं। ठीक है, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग कर वैक्सीन निर्माण कर कोविड-19 जैसे महामारी से समाज की रक्षा कर सकते हैं। कंप्यूटर आधारित इस सेवाओं का प्रयोग कर समाज के अंतिम वर्गों तक लाभ का वितरण पहुंचा सकता है। इससे समाज में भ्रष्टाचार, चोरी जैसी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। इस प्रकार कंप्यूटर आधुनिक समाज के लिए एक क्रांतिकारी आविष्कार है। 3 नंबर। क्योंकि हम पॉइंट में नहीं, पैराग्राफ में लिखे पॉइंट थे मैपिंग ऐसे करते हैं, ऐसे करते ना तो कुछ अच्छा रहता है, लेकिन वो सब मायने नहीं रखता है। देखिएगा आगे क्वेश्चन में कंटेंट मैंने रखता है आपको। अब देखिए, समुचित उदाहरणों के साथ तकनीक एवं सामाजिक विकास में संबंध विवेचना कीजिए। तकनीक और सामाजिक विकास में क्या संबंध है वही विवेचना करना था। तकनीक और सामाजिक विकास एक दूसरे के पूरक हैं जिसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। बस शॉर्ट इंट्रो दे दिए 1 लाइन के। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जैसे डिजिटल तकनीक का प्रयोग कर सेवाओं के लक्षित डिलीवरी में DBT का प्रयोग करके बताते हैं ना वही। आधार जैसे तकनीक का प्रयोग कर सामाजिक विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में जितने भी योजना आ रहे हैं सब आधार से लिंक है। ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग कर उर्वरक खादों को किसानों तक पहुँचाने में। ठीक है, जैम तकनीक का प्रयोग कर सब्सिडी योजनाओं को राशि गरीब वर्गों तक पहुँचाने में। यही तकनीक का प्रयोग कर विकास संबंधी डाटा का विश्लेषण करने में। क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रयोग कर विकास संबंधी डाटा को सुरक्षित रखने में। ठीक है, इस प्रकार कहा जा सकता है आधुनिक युग में तकनीक के बिना सामाजिक विकास का कल्पना करना कठिन है। ठीक है, क्योंकि क्या एक दूसरे के पूरक है। देखिए 4 नंबर मिला है।
ठीक है। अब देखिए बिहार के औद्योगिक विकास में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भूमिका का वर्णन करना था। ठीक है। महत्वपूर्ण भूमिका है क्या क्या, तो औद्योगिक विकास में निवेश को प्रोत्साहित करने में, जैसे उद्योग मित्र पोर्टल द्वारा निवेशकों की जानकारी। उद्योग मित्र जो पोर्टल है ना, वो निवेशकों को जानकारी देता है कि क्या है। हाँ ठीक है। औद्योगिक विकास के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यों में कृषि आधारित उद्योगों के नीति निर्माण योजनाओं की जानकारी के लिए ई किसान पोर्टल का उपयोग। ठीक है। ई जेम के तहत किसानों का विपणन, औद्योगिक निवेशों को जानकारी के लिए तथा उन्हें सुरक्षितता प्रदान करने के लिए बिहार औद्योगिक विकास पोर्टल का क्रियान्वयन। इस प्रकार औद्योगिक विकास के लिए विभिन्न चरणों में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है। कितना नंबर, 4 नंबर। ठीक है। कोरोना महामारी में नई तकनीक ने हम लोगों को किस प्रकार सहायता की, इसकी विवेचना करना था कि कोरोना में तकनीक का क्या यूज था। ठीक है। तो कोरोना महामारी जैसे वैश्विक आपदा से बचने में नई तकनीक का योगदान उल्लेखनीय है। ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी से टीकों का निर्माण कर जीवन की रक्षा किया गया, जैसे कोवैक्सीन वैक्सीन बायोटेक्नोलॉजी पर आधारित है। ई टेलीमेडिसिन द्वारा घर बैठे चिकित्सा परामर्श, जैसे ई संजीवनी पोर्टल। देखिए एग्जाम्पल पुट करना बहुत एग्जाम्पल है, जरूरी है। रोबोट का प्रयोग कर सर्वेक्षण करने में। ठीक है। वैक्सीन प्रोग्राम के लिए पंजीकरण के लिए क्लाउड कंप्यूटर आधारित पोर्टल का विकास, जैसे कोविन पोर्टल। इसी पर हम लोग वैक्सीन का पोर्ट कर रहे थे। तो ई शासन का प्रयोग कर सामाजिक सेवाओं के घर पर डिलीवरी। ठीक है। ऐप आधारित वस्तु को ऑनलाइन खरीद बिक्री कर। ठीक है। फ्लिपकार्ट, अमेजन सब भी ऑनलाइन तो हो रहे थे। 4 नंबर। देखिए सतत विकास में टेक्नोलॉजी की भूमिका लिखना था। देखिए यहाँ से स्ट्रेटजी ये होना चाहिए साइंस एंड टेक का ना, कि जितना भी टेक्नोलॉजी है ना उसका एप्लीकेशन देख लें सभी क्षेत्रों में, कृषि हो, सतत विकास हो, चाहे उद्योग हो, चाहे सामाजिक विकास हो, चाहे आर्थिक विकास हो, सब में टेक्नोलॉजी का यूज हो। कौन कौन, तो एआई का यूज का कहाँ होगा, फिर से बायोटेक्नोलॉजी का यूज कहाँ होगा, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी का यूज कहाँ होगा। तो सब टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन देख लीजिएगा ना, तो साइंस का क्वेश्चन डील हो जाएगा। प्लस में करेंट अफेयर जो रहता है ना, करेंट अफेयर्स में जो टॉपिक के चर्चा में साइंस का, उसको देख सकते हैं विजन आईएएस के साइंस सेक्शन से। बस उतना कर लीजिए, काम हो जाएगा साइंस का। विजन आईएएस कर लीजिए, काम हो जाएगा। भविष्य के ध्यान में रखते हुए संसाधनों का समुचित उपयोग ही सतत विकास कहलाता है, जिसमें तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सतत विकास कहलाता है। देखिए सही मारे हैं। ठीक है। उपग्रहों आधारित सेवाओं का प्रयोग संसाधनों को चिन्हित करने में, ये कहाँ से मैपिंग करने में, जियो मैपिंग। वही सेमीकंडक्टर तकनीक का प्रयोग सौर ऊर्जा के उत्पादन में। ठीक है। जितने भी सेमीकंडक्टर यूज करते हैं सब तो यूज होता ही है सिलिकॉन में। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। तो वही लिथियम आधारित बैटरी का उपयोग सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से उत्पन्न ऊर्जा भंडारण करने में। ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर वायु प्रदूषण को कम करने में। एआई आधारित उपकरण जैसे गूगल वायर नेक्सा का प्रयोग कर ऊर्जा बचाव में। ठीक है। महासागरीय तापीय रूपांतरण तकनीक का प्रयोग कर जल से विद्युत बनाने में। ठीक है। और जैव टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सूखा और बाढ़ रोधी फसलों के निर्माण में। 4 नंबर। सतत विकास में क्या भूमिका थी, वही 4 नंबर। अब देखिए यहाँ नैनो टेक्नोलॉजी को असीम संभावना है, किस प्रकार हमारे क्रांति परिवर्तन लाने के लिए। ठीक है। और उभरते स्वास्थ्य क्षेत्र में बताना था, पार्टिकुलर स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या क्या इसका संभावना है। आधुनिक 21वीं सदी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग में नए नए तकनीकों को विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करने के साथ साथ मानव जीवन को भी प्रभावित किया है। ठीक है। अंडरलाइन किए हैं। इसी संदर्भ में नए टेक्नोलॉजी का पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। इसी टेक्नोलॉजी नए टेक्नोलॉजी का जन्म है, जिसे नैनो टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी का तत्व विज्ञान का वह क्षेत्र जहाँ जिसमें 1 से 100 नैनोमीटर सूक्ष्म कणों का अध्ययन, विश्लेषण एवं शोध कर उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आधुनिक युग में नैनो टेक्नोलॉजी ने मानव जाति के विभिन्न आयामों को छूकर एक क्रांतिकारी बदलाव की ओर संकेत किया है। क्या है, असीम समय। तो मनोरंजन क्षेत्र में क्या है, क्वांटम डॉट्स का प्रयोग कर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बनाकर रियल वीडियो देखने में। नैनो आधारित चश्मा का प्रयोग कर वर्चुअल रियलिटी जैसे मनोरंजन के साधनों में। स्वच्छता और पर्यावरण में क्या है, तो नैनो जियोलाइट्स का प्रयोग कर पानी को स्वच्छ करने में। नैनो सेंसर आधारित अलार्म का प्रयोग कर वायु प्रदूषण की जानकारी में।
कृषि में नैनो यूरिया का उपयोग कृषि उत्पादकता बढ़ाने में, ठीक है। नैनो यूरिया का प्रयोग कर किसानों की लागत को कम करने में। खाद्य सुरक्षा में नैनो आधारित सेंसर का प्रयोग उचित सिंचाई कर खाद्य सुरक्षा बनाए रखने में। नैनो कीटनाशकों का प्रयोग कर कीटनाशक के प्रबंधन सुनिश्चित करने में, ठीक है। यद्यपि इन सभी क्षेत्रों के बावजूद नैनो टेक्नोलॉजी स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब देखिए, आधा क्वेश्चन था अलग अलग से, इसमें पर्टिकुलर स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में लिखना है। नैनो बर्ड्स का प्रयोग को ऑपरेशन का संचालन करने में, ठीक है। नैनो ड्रेसिंग का प्रयोग को घावों को भरने और साफ करने में। नैनो कैप्सूल का प्रयोग को दवाइयों को मरीज तक सरलता से पहुंचाने में, ग्रहण करने में। नैनो आधारित सुई का उपयोग कर बच्चों के बूढ़ों को दर्द के बिना टीकाकरण करने में, ठीक है। नैनो आधारित मास्क का प्रयोग को वायु प्रदूषण से बचने में। लेकिन इनके साथ साथ अन्य चुनौतियाँ भी है। क्या क्या? नैनो प्रौद्योगिकी अनुसंधान की कमी, प्रौद्योगिकी का महंगा होना, जागरूकता की कमी, स्वास्थ्य की कभी कभी हानिकारक प्रभाव, साथ पर कभी कभी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जी एक्शन कर गया तो वहीं इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार ने 2007 में नैनो टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग मानवता के कल्याण के लिए एक सुखी समृद्ध समावेशी समाज की रचना के साथ आर्थिक समृद्धि प्राप्त कर सके। 14 नंबर की ओर मिला था, ठीक है। अब चलिए उनका कॉपी देखते हैं। कंप्यूटर की भूमिका समाज में। यह शिक्षा क्षेत्र में आधुनिक समाज को आगे बढ़ाने का काम करती है। रोजगार संबंधी आधुनिक समाज की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करती है। यह आधुनिक समाज में नवाचार बढ़ाने के लिए काम करती है, ठीक है। डाटा समाधान में, ठीक है। साथ ही साथ यह कंप्यूटिंग अवधारणा को बल दे रहा है, जिससे आगे क्वांटम और सुपर कंप्यूटर की भूमिका हमारे समाज में बढ़ रही है, जिसका प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान सुरक्षा क्षेत्र में बढ़ रही है। 4 नंबर, ठीक है। सामाजिक सतत, हाँ देखिए, समुचित उदाहरणों के साथ नैनो टेक्नोलॉजी के सामाजिक विकास में बताना था कि कैसे संबंध। वही क्वेश्चन कि तत्पर समाज के विकास में इसमें तकनीकी आने से समाज के विकास की प्रक्रिया एवं प्रभाव में वृद्धि हुई है। सामाजिक विकास का कारक क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, आय, रोजगार, संपर्कता बढ़ाना है, ठीक है। शिक्षा में बता रही है ई-लॉट्स एवं मेधा पोर्टल, ठीक है। स्वास्थ्य में बता रही है संजीवनी ऐप एवं नैनो तकनीक, रोबोटिक्स, नर्स, ठीक है। रोजगार में बता रही है कृषि, ड्रोन से छिड़काव, सेंसर आधारित सिंचाई, ठीक है। मत्स्य में स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रयोग, ठीक है। संपर्कता बता रही है भारत नेट डिजिटल मिशन, ठीक है। देखिए, इसलिए इनको 5 नंबर मिला है, क्योंकि सब पॉइंट्स बता दिए हैं हर अर्थ में क्या क्या यूज हो रहा है, ठीक है। इसमें 5 नंबर। औद्योगिक विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका का वर्णन करना था। विभाजन के बाद यह पिछड़ गया बिहार राज्य, वहीं लिखी है। और औद्योगिक समृद्धि दर 2021-22 में 3.8 रहा है, ठीक है। अब सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, में क्या यूज है उसका? सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से बियाटा के माध्यम से भूमि आवंटन का विकास कराया जा रहा है, ठीक है। बिहान ऐप जिसमें वो उसके लिए था, तटबंधों के लिए। बिहार ऐप के बागवानी क्षेत्र में औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया है, ठीक है। स्पेस टेक्नोलॉजी, इसके माध्यम से मानचित्रण का उद्योग के ढूंढा जा रहा है, ठीक है। ई नाम बिहान ऐप वही था, तटबंधों किसी नदी तटों को सुरक्षा के लिए था, ठीक है। ई नाम पोर्टल बताइए, 4 नंबर। कोरोना महामारी में वहीं बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग, ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग की डिलीवरी में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ठीक है। रोबोटिक्स का उपयोग किया जा रहा है, जैसे का प्रयोग नर्स के रूप में किया जा रहा था। 4 नंबर। देखिए, सतत विकास में टेक्नोलॉजी के ऊपर नोट्स लिखना था। देखिए, सतत काट दिए, यहाँ से स्टार्ट किए हैं। सतत विकास में तात्पर्य है कि अपने भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण, प्रकृति, संसाधनों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर विकास गुणात्मक अवधारणा है। परिभाषा सतत विकास की बता रही है, इतना बड़ा, ठीक है। और सतत विकास में तकनीकी, नैनो टेक्नोलॉजी, ड्रग्स, रोबोटिक्स, स्वास्थ्य में, खाद्य सुरक्षा में, स्मार्ट
सतत शहर में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल का प्रयोग, बेहतर शिक्षा में, ई शिक्षा, रोबोटिक्स। ठीक है, 4 नंबर मिल। वही नैनो टेक्नोलॉजी का बताना था, असीम संभावना कैसे। देखिए नैनो टेक्नोलॉजी 67, 68, 69, इसीलिए एवरेज मार्किंग कर दे रहा है। सब कोई लिख रहा है वही बात, 17, 18, हमें तो 14 ही दिया है, किसी को 15 दिया है, 14 से लेकर 18 रेंज में दिया है। किसी का कोई एग्जामिनर होगा तो 19-20 दिया होगा, क्योंकि सबका पॉइंट तो सेम आएंगे, बोर हो जाएगा एग्जामिनर देते देते, इसीलिए एवरेज मार्किंग इसमें हुआ है। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी पर बता रही है कि भर्ती टेक्नोलॉजी है 1 से 100, 1 नैनोमीटर। नैनो टेक्नोलॉजी पद्धति क्या है? 2 पद्धति है, टॉप डाउन मेथड और टॉप अप मेथड। टॉप डाउन मेथड ये है, टॉप डाउन ये है। टॉप डाउन कहने का मतलब क्या है? छोटा से बड़ा, देखिए छोटा कौन हो रहा है, फिर बड़ा से छोटा हो रहा है, और डाउन टू अप देखो, ये देखिए छोटा से बड़ा हो जा रहा है, ऊपर बढ़ते बढ़ते वही पत्ती है। ठीक है, इसको आप लोग ऐड कर सकते हैं, अब की बार नए पॉइंट कहीं मिला होगा। ठीक है, अब अपार संभावनाएं, परिवर्तन लाने के प्रेरक कहा जा सकता है। मानव जीवन के परिवर्तन के कारण ऊर्जा क्षेत्र में, पर्यावरण क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, खाद्य सुरक्षा क्षेत्र में। ठीक है, ऊर्जा क्षेत्र में जियोलाइट्स, सेल टेक्नोलॉजी, नैनो यूरिया, मृदा उर्वरता, नैनो कृषि पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, खाद्य सुरक्षा में वही बातें, नैनो कृषि चांदी से युक्त। स्वास्थ्य क्षेत्र में घाव को भरने के लिए, कोरोना में बचने में मास्क। ठीक है, पाचन तंत्र के जांच के लिए नैनो पदार्थ, ड्रग्स डिलीवरी में, बीमारी पहचान करने वाले कैंसर जांच में। ठीक है, सुरक्षित एवं स्वच्छ खाद्य पदार्थ में। भारत में नैनो मिशन बताइए कि नैनो मिशन की शुरुआत। चिंता क्या है? नैनो प्रदूषण स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव। आगे की राह क्या होना चाहिए? प्रयोग परिसर बढ़ाना चाहिए, नैनो अनुसंधान बढ़ाया जाए। 18 नंबर कंक्लूजन। ठीक है, तो GS2 का रणनीति क्या हो? ज्योग्राफी और साइंस का देखिए, और ज्योग्राफी का देख लेते हैं और इकोनॉमिक्स का, दोनों करके जाना है, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स दोनों। ठीक है, और ज्योग्राफी में मैप डायग्राम का यूज़ करना है, मैपिंग का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, टाइम मैनेज करके लिखना है। ठीक है, और सभी एक्सपेक्ट को टच करना है, जितने भी क्वेश्चन का है जो पहलू हैं सबको टच करना है। ठीक है, और साइंस का क्या होना चाहिए? तो साइंस में कहने का मतलब कि जितना भी है उसका एप्लीकेशन देख लेना है, जितने भी टेक्नोलॉजी का। ठीक है, और साइंस में विजन है इसका, जो 6-7 महीना के पीछे जो हुआ है डेवलपमेंट, तो विजन है इसमें जो दिया हुआ है उसको देख लेना है, 6-7 महीने का साइंस। ठीक है, चलिए तो डिस्कशन ये एंड करते हैं। आगे आपको 153 नंबर, एक दोस्त है मेरे जो आपको उनका GS पेपर 2 में आया है, उनका कॉपी डिस्कस किया जाएगा अभी आगे। उनसे बहुत बातें सीखने को मिलेंगी, इंग्लिश मीडियम के हैं। दीदी का था, इनका कॉपी का 143 नंबर था, और मेरा था आपको 21 नंबर। मेरा मेजर डाउन हुआ ज्योग्राफी में मेरा बहुत कम नंबर मिला है। ठीक है, क्योंकि मैपिंग का यूज नहीं था। चलिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, आगे की रणनीति डिस्कस की जाएगी। गुड नाइट।